बच्चों, आज हम कक्षा 12 के बच्चों के लिए जो कि राजनीति विज्ञान आपका सब्जेक्ट है, जो पहले सिविक्स कहा जाता है, अब इसको पॉलिटिकल साइंस के नाम से कक्षा 12 में एनसीईआरटी आपके क्लास में चलाती है। आज उसी की जो दूसरी किताब है यानी समकालीन भारत की राजनीति, हमने आपको बच्चों बताया था, पहला चैप्टर हमने इसमें पढ़ाया था आपको कि आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था और दूसरा चैप्टर जो है वो काट दिया गया है। तीसरा चैप्टर आज शुरू करते हैं। कक्षा 12 का भाग 2 का पाठ 3 है और चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। आज हम सबसे पहले समझते हैं कि नियोजित विकास की राजनीति है क्या। यानी जब आपने राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां पढ़ा था, पहला चैप्टर जो पढ़ा था, तो राष्ट्र के निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियां थी, तो आपने उसमें देखा था कि देशी राज्यों का विलय, लोकतंत्र कायम करना और समान आर्थिक समृद्धि दर्ज करना, यानी लोगों के समान हितों के लिए कार्य करना, ये सारी बड़ी चुनौतियां थी। तो 2 चुनौतियां आपने इसके पहले देखी और आपने देखा कि किस तरह हमारे देश के नीति नियंताओं ने उन चुनौतियों से लड़ा। लेकिन आज जो तीसरी चुनौती है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये उससे बड़ी चुनौती थी और इसके लिए हमारे जो संविधान, हमारे देश के जो नीति नियंता थे, जो कर्णधार थे या जो हमारे नेता थे, उन लोगों ने कैसे डेवलप किया इस चीज को और कैसे एक समान समृद्धि के आर्थिक विकास को कायम किया देश में। तो आज का चैप्टर सबसे पहले नियोजित विकास की राजनीति। तो सबसे पहले नियोजित को हम समझते हैं। नियोजित का मतलब होता है प्लानिंग डेवलपमेंट, यानी नियोजित विकास का मतलब है प्लानिंग डेवलपमेंट, यानी योजना बनाकर किया गया कार्य, यानी योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य की रूपरेखा बनाई जाती है उसी को नियोजित विकास कहते हैं। यानी किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजनाबद्ध तरीके से जो तैयारी होती है उसी को हम कहते हैं नियोजित विकास और इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग डेवलपमेंट। तो आज इसी चैप्टर से शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कई सारी चुनौतियां थी, लेकिन जो आर्थिक चुनौती थी वो बहुत ही जटिल चुनौती थी और इसको किस प्रकार से हमारे देश ने निपटा। तो दुनिया में उस समय आपने देखा, जब पहला चैप्टर हमने आपके प्रथम भाग पढ़ाया था, उसमें आपने देखा था कि शीत युद्ध में 2 प्रकार की विचारधाराएं थी। एक पूंजीवादी विचारधारा जिसका कि कह सकते हैं जिसका नेतृत्व जो है अमेरिका कर रहा था, और दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में जो है समाजवादी वामपंथी विचारधारा पोषित हो रही थी। उन्हीं 2 विचारधाराओं का बोलबाला था। तो भारत के सामने भी यह प्रश्न उठा कि वह कौन से विकास के मॉडल को अपनाए, वह अमेरिकी पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाए या फिर सोवियत रूस की जो है समाजवादी व्यवस्था को अपनाए। आपको हम ले चलेंगे, देखेंगे किस प्रकार से भारत जो विकास का मॉडल था आर्थिक विकास का, उसमें किस तीसरे मॉडल की जो है भारत अपने यहाँ शुरुआत करता है, उस यात्रा पर ले चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि आज एक चीज बच्चों और आप जानिए कि आजादी के बाद ही भारत में विकास का अर्थ जो है वो क्या लगाया जाता था, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों से लगाया जाता था। यानी आजादी के बाद जो हमारे अर्थशास्त्रियों ने तथा राजनीतिज्ञों ने आर्थिक विकास का जो अर्थ लगाया, यानी विकास का जो अर्थ लगाया वह था आर्थिक समृद्धि, यानी समाज के सभी वर्गों की समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय, यानी समाज के हर तबके तक आर्थिक सामाजिक न्याय की पहुंच हो। और उसके साथ उन लोगों ने यह डिसीजन लिया, यह निर्णय लिया कि आर्थिक विकास का जो क्षेत्र है वो केवल उद्योगपति, किसान, व्यवसायियों पर निर्भर ना हो, बल्कि आर्थिक विकास उन पर न छोड़ा जा सकता है, बल्कि आर्थिक विकास में सरकार की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। सरकार को जो है आर्थिक विकास के क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। उसे केवल किसान, जमींदार या व्यवसायी वर्ग तक नहीं थोपी जा सकती। यानी सरकार को आर्थिक क्षेत्र में पहली भूमिका यानी पहली पंक्ति में खड़े होकर कार्य करना होगा। तो एक उदाहरण है बच्चों उड़ीसा का लौह संसाधन, यानी उड़ीसा का लौह संसाधन। बच्चों इससे यह समझिए, जिस समय देश आजाद हुआ और दुनिया में इस्पात की मांग तेज पकड़ने लगी, और आप जानते हैं कि हमारा जो उड़ीसा का इलाका है आदिवासी बाहुल्य इलाका है और वहां बड़े पैमाने पर खनिज पाए जाते हैं और वहां इस्पात की भरपूर जो है खुदाई की संभावना यानी उसकी उपलब्धता मौजूद थी। ऐसे में उड़ीसा सरकार ने सोचा
क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए और इस मांग को एक अवसर के रूप में तब्दील किया जाए। इसके लिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय तथा देशी यानी देश के जो आर्थिक विकास यानी उद्योगपतियों का ऐसे एक समझौता किया और इस समझौते के माध्यम से उड़ीसा में जो है इस्पात के संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया। सरकार की यह मंशा थी कि अगर ये कंपनियां आएंगी तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और सड़कें बनेगी और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत को पूंजी मिलेगी। ये सोचकर सरकार ये समझौता करती है। लेकिन बच्चों वहां पर जाने के बाद एक चीज याद रखिएगा कि विकास के केवल एक मायने नहीं हो सकते। विकास का मतलब है अलग अलग होते हैं। जैसे कई लोगों के लिए आपने पढ़ा था कि आजादी का मतलब अलग था, वैसे ही विकास का अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग मतलब होता है। उद्योगपति तथा शहरी वर्गों के लिए भारी उद्योगों की स्थापना से उनका लाभ निहित होता है, जबकि अगर जिस क्षेत्र में यह स्थापित होता है वहां के आदिवासी बहुल इलाकों में जहां पर यह स्थापित होने की योजना थी, वहां के लोग इसे अपने जीवन में एक अतिक्रमण मानते हैं। उन्हें लगता है कि जो परंपरागत रूप से हमारी जो यहाँ पर जमीनें थी, जो संसाधन थे जिस पर हम प्राकृतिक रूप से निवास करते हैं, आज हमसे छीन रहा है। तो यहाँ पर जो उड़ीसा में जो समस्या आई वह विस्थापन की आई। और किनके विस्थापन की? आदिवासियों के विस्थापन की। तो विस्थापन की समस्या थी, यानी उद्योगों से लाभ तो हो रहा था लेकिन कहीं न कहीं एक ऐसी आबादी जो शायद जन्म से वहां रह रही है उनको अपनी जगह से विस्थापित होना पड़ेगा। और जब सरकार या पुलिस के दम पर ऐसे लोगों को हटाकर जो है उद्योग स्थापित करने की कोशिश होती है तो टकराव होता है, यानी उद्योगों को लेकर राजनीतिक टकराव होता है। और इन टकरावों को रोकने के लिए बच्चों इन जो है राजनीतिक टकरावों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए सरकारों को? सबसे पहले कोई भी फैसला लेने से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है अर्थशास्त्री एवं पर्यावरणविदों की सलाह लेनी चाहिए। तीसरा है जनता से पूछा जाए और चौथा है अंतिम फैसला राजनीतिज्ञों का हो। अब यहाँ आप ये समझिए बच्चों कि किसी भी उद्योग की स्थापना पर पर्यावरणविद भी कहते हैं कि इन उद्योगों के खनन से पर्यावरण यानी जो जंगल है और जो वायु है उसको काफी नुकसान होगा, जिससे आसपास की आबादी के साथ जीव जंतु तक प्रभावित होंगे और इन सभी टकराव ना हो। इसलिए किसी भी उद्योग की पुनर्स्थापना से पहले सबसे पहले हमें जरूरी है कि कोई भी फैसला लेने से पहले जो उस क्षेत्र के दिग्गज हो, जो उस क्षेत्र के माहिर विद्वान लोग हो, उनकी सलाह लेनी चाहिए। फिर करना क्या चाहिए? अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद की सलाह लेनी चाहिए कि इस उद्योग को किस प्रकार से यहाँ पर स्थापित किया जाए कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। तीसरा है जनता से पूछा जाए, जहां पर आप जो उद्योग लगा रहे हो उससे प्रभावित होने वाली लोगों की उनकी बातों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी जो भी समस्याएं हैं अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, उनसे समझकर उद्योग स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जो उनकी आपको संभव मांग है जिसको आप दूर कर सकते हैं उनको आप दूर करने की कोशिश करेंगे। और अंतिम फैसला राजनीतिज्ञों का हो। राजनीतिक क्या मतलब? नेता। और नेता जनता से चुने जाते हैं और नेता जो फैसला लेता है वह अपनी जनता के हितों को ध्यान में रखकर करता है, क्योंकि वह लीडर होता है समाज का और जनता लोकतंत्र में उसको चुनती है। इसलिए जो अंतिम फैसला हो ऐसे मामलों में वह राजनीतिज्ञों का हो और राजनीतिज्ञों से अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकार के किसी भी समझौते में वह लोगों के हितों को ध्यान में रखकर ही कोई अंतिम फैसला लेगा। अब बच्चों हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है आजाद भारत के सामने दो मॉडल। यानी भारत के सामने हमने चर्चा किया पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल, दो मॉडलों की हमने चर्चा किया था। तो पहला पूंजीवादी मॉडल में जिसका नेतृत्व अमेरिका हमने बताया और समाजवादी मॉडल जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था। आजादी के पहले ही आपने देखा था कि जो हमारे उस समय के अग्रणी नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे वह समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे। बच्चे ये पॉइंट नोट कर लेना, एक नंबरी में पूछ सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि समाजवादी नेहरू किस मॉडल से प्रभावित हो, तो नेहरू समाजवादी मॉडल यानी सोवियत रूस के समाजवादी मॉडल से प्रभावित थे। और उस समय की राजनीतिक पार्टी कौन सी थी जो समाजवादी मॉडल से प्रभावित थी? तो आप जानते हैं कि जो वामपंथी पार्टियां थी और साथ ही जो
समाजवादी टाइप की जो भी उस समय की पार्टी थी, जिसको कि उस समय के दौर में हमने आपके पहले चैप्टर में बताया है कि जो समाजवादी मॉडल पर जो कि पार्टियां थी वो लोग जो है इस व्यवस्था को मानती थी। पूंजीवादी मॉडल में जो है अमेरिका नेतृत्व करता था, लेकिन भारत ने क्या किया, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को, यानी दोनों की अच्छी चीजें, पूंजीवादी मॉडल की और समाजवादी दोनों की अच्छी चीजों को ग्रहण करके एक नई व्यवस्था कायम की, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। सबसे पहले हम आपको बता दें पूंजीवादी मॉडल क्या होता है, जिसमें खुली बाजार प्रतिस्पर्धा हो और निजी स्वामित्व हो और उद्योगों को भारी मतलब उद्योगपतियों को भारी छूट हो, उनको जो है रियायतें हो तमाम प्रकार की। लेकिन समाजवादी मॉडल में पूरी तरह से सरकार पर का नियंत्रण होता है, उसका लक्ष्य गरीब पिछड़ों के हितों को ध्यान में रखकर कोई भी नीति या योजना बनाने की होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, मिश्रित निजी और सार्वजनिक दोनों उपक्रमों का समान सह अस्तित्व, जहां पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करें, वह व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है और भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। बच्चों अब अगला पॉइंट हमारा आता है कि पंचवर्ष योजना आयोग, योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है, और मंत्रिपरिषद की जो है सिफारिश मतलब मंत्रिपरिषद से कोई प्रस्ताव पास हो जाता था तो वह फिर कानून के रूप में वो सिफारिशें लागू हो जाती थी। तो योजना आयोग 1950 से लेकर सन 2014 तक करता आया है और 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है और एक नए आयोग नीति आयोग का गठन किया जाता है। और नीति आयोग 1 जनवरी 2015, बच्चों याद रखिएगा नीति आयोग, मार्कर नहीं चला, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लागू हो जाता है और नीति आयोग योजना आयोग के नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर काम करने वाला आयोग है और जिसके पहले अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बने। तो याद रखिएगा नीति आयोग का अध्यक्ष भी जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है बच्चों, जो 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ। अब आप ध्यान दीजिए पंचवर्षीय योजनाएं। तो देखिए पंचवर्षीय योजनाएं जो है सोवियत संघ रूस यानी सोवियत रूस से पंचवर्षीय योजनाएं ली गई हैं। अब पंचवर्षीय योजना क्या है, पंचवर्षीय योजना यानी जैसा कि नाम से स्पष्ट है 5 वर्षों के लिए यानी 5 सालों के लिए खर्च और 5 वर्षों के लिए जो पूंजी का खर्च और नियमन है या नियोजन है उसका एक दस्तावेज है। और पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए देश के लिए बनाई जाती है जिसमें देश के भावी विकास की रूपरेखा खींची जाती है। उसी तरह से आपके विषय में 2 महत्वपूर्ण योजनाएं पूछी जाती हैं। हमने यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। आगे की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में और भी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ 2 योजनाएं आप समझिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक लागू थी, जिस पर कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया और जिसके कह सकते हैं जनक थे यानी इस पंचवर्षीय योजना को लागू कराने वाले थे के एन राज। और इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखा था, गरीबी से निकलना, बांध और सिंचाई व्यवस्था बनाना, भाखड़ा नागल परियोजना की सुधार जो परियोजनाएं आई, भाखड़ा नागल परियोजनाएं इसी पंचवर्षीय योजना में आई और भूमि सुधार, उर्वरक और भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो महत्वपूर्ण है 1956 से 61 तक, जिस पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। याद रखिए बच्चों पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें लक्ष्य रखा गया कि धीरे धीरे 2 दशक तक भारत धीरे धीरे विकास करेगा, लेकिन जब 1956 से 61 तक उद्योगों पर जब जोर दिया जाता है तो तेज विकास का लक्ष्य रखा जाता है और आयात पर भारी शुल्क लगाया जाता है तथा बिजली, इस्पात, रेलवे और संचार व्यवस्था बनाने में जोर दिया जाता है। इसका मतलब यह है बच्चों कि आयात पर शुल्क ताकि विदेशी जो सामान हमारे बाजार में आए हैं वो महंगे हो सके, ताकि देशी
जो हमारे उद्योग है उनका संरक्षण किया जा सके। अगला बच्चों आपका टॉपिक है बजट। तो देखिए पंचवर्षीय योजना में जो बजट होता है तो देखिए दो प्रकार से होता है। एक होता है योजना व्यय। तो योजना व्यय क्या होता है? तय की गई प्राथमिकताओं पर खर्च, यानी जो आपने प्राथमिकताओं पर जो तय किया हुआ है, जैसे कृषि क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में इतना परसेंटेज का हम इजाफा कर रहे हैं या इतना परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस सत्र में 2015 से 20 के जो भी मतलब हमारी पंचवर्षीय योजना है, तो इस तरह जो प्राथमिकताओं पर खर्च की जाने वाली जो व्यय होता है उसको योजना व्यय कहते हैं। गैर योजना व्यय बच्चों होता है सालाना आधार पर प्रतिदिन खर्च की जाने वाली जो बजट, सालाना आधार पर प्रतिदिन खर्च होने वाले बजट को गैर योजना बजट कहते हैं। बच्चों अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे 2 नंबरी में पूछा जाता है इस चैप्टर से, बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान बच्चों 1944 में उद्योगपतियों के एक बड़े समूह द्वारा, ग्रुप्स के द्वारा मिलकर तैयार किया गया एक संगठन था और बॉम्बे एक दस्तावेज था, एक प्रस्ताव था। यानी 1944 में जो बॉम्बे प्लान था उद्योगपतियों के एक बड़े समूह द्वारा एक दस्तावेज, एक प्रस्ताव था जिसके माध्यम से नियोजित अर्थव्यवस्था यानी नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाने पर जोर दिया गया था। और इसका उद्देश्य था सरकार औद्योगिक और निवेश के अन्य क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए। इसका उद्देश्य था सरकार औद्योगिक और निवेश के अन्य क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए। बच्चों इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो सभी हम आपको कराएंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में।